हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश फिर से आपका अपने YouTube चैनल नया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने इस सेशन में दो धांसू डेरिवेशन करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कहते तो सब है, बहुत सारे फिगर नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या क्या चीज बताते रहते हैं, लेकिन गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये नहीं कहोगे सर ये डेरिवेशन मुझको नहीं आता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डेरिवेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में भैया हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि डायपोल होता क्या है, डायपोल फील्ड क्या होती है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, दुनिया भरे का पढ़ डाला हम लोग। अब हमको क्या पढ़ना है, उस डायपोल की वजह से कितनी फील्ड क्रिएट होगी ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं फील्ड ड्यू टू डायपोल। फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब इसमें दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस हम लेके चल रहे, फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। इन एक्सियल कंडीशन या जी का दूसरा नाम है भैया एंड ऑन पोजीशन, और एक और नाम है इसका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ये तीन नाम होते हैं भैया, किसी भी नाम से पेपर में आ जाता है। इन एक्सियल कंडीशन, इन ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, किसी भी नाम से पूछ लिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिएगा जरा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको बस फिगर पे ध्यान देना है, जब पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा तब नहीं, कैसे कैसे कंप्लीट किया है वो जरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले भैया हम डायपोल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक डायपोल बना दिया, माइनस क्यू यहां पे रख दिया, प्लस क्यू यहां रख दिया, दोनों बीच की डिस्टेंस है 12। ठीक है, हमको करना क्या है, इस डायपोल की वजह से एक पॉइंट P मानना है, यहां पर मान लिया जो उसी की एक्सिस में है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। इंड ऑन पोजीशन एक इंड की तरफ है और लॉन्गिट्यूड मतलब तीनों का मतलब है कि उसी की एक्सिस में है। और ये जो पॉइंट है भैया वो इस डायपोल से, डायपोल का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस डायपोल से स्मॉल r की डिस्टेंस पर है। देखिए r को हमने मिड से क्यों लिया, क्योंकि हम यहां से नहीं ले सकते ना तो इस चार्ज से ले सकते हैं। हमको चार्ज से डिस्टेंस नहीं बतानी है, हमको तो बतानी है कि उस डायपोल से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेकिन हमने डिस्टेंस तो बता दी यहां से, लेकिन जो हमारे लिए काम की डिस्टेंस है वो ये काम की डिस्टेंस नहीं है। मेरे लिए तो काम की जो डिस्टेंस है कि इन चार्जेस से वो कितनी डिस्टेंस पर है, इस चार्ज से ये कितनी डिस्टेंस पर है, इस चार्ज से वो कितनी डिस्टेंस पर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है मिड पॉइंट, तो ये हो गई भैया L डिस्टेंस और ये हो गई भैया L डिस्टेंस। ठीक, अब मैं उसका आंसर देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इसको 12 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप L ले लोगे तो इधर L/2 करना पड़ेगा, इधर L/2 करना पड़ेगा। जहां पे आपका फ्रैक्शन आ जाता है वहीं पे आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। आपकी कैलकुलेशन इजी बनी रहे इसलिए उसको हम 12 लेके चलते हैं कि जैसे इसको हाफ करोगे तो L इधर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अगर हम इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l, तो इतनी कितनी बची, इससे में से इतनी माइनस कर दो, तो मतलब r माइनस l, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस l, यानी कि प्लस क्यू से, अब देखो यहां लिख भी लेते हैं, प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है, r माइनस l डिस्टेंस पर है, बस अपनी सुविधा के लिए लिख लिया। इधर से यहां तक की डिस्टेंस है r, तो इतनी है l, तो इतनी कितनी हो गई, r प्लस l, तो ये हो गई यहां से यहां तक r प्लस l। तो यहां लिख देंगे माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है वो, r प्लस l से।
ठीक, बस अब क्या करना है इसमें, हम ये सपोज कर लेते हैं कि प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो आपकी E1 है और माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो आपकी E2 है। ठीक है, किसी को भी आप E1 E2 मान सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो E1 है और माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो E2 है। अब कितनी होगी, अब कितनी होगी जरा देख लेते हैं। तो यहां पर भैया हम लोग सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है। इस चार्ज की वजह से यहां पे कितनी फील्ड जनरेट होगी, पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस Q से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब ये तो हो गया प्लस क्यू की वजह से, यहां लिख देंगे ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, यहां पे अब क्या लिखें, ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, तो बिल्कुल भैया माइनस क्यू की वजह से E2 है, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वेशन 2, क्योंकि इस माइनस क्यू से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल। ठीक है, अब देखो जरा E1 E2 तो मैंने बहुत आसानी से फाइंड कर लिए, तो जरा हम यहां पे डायरेक्शन भी बना लें। इसकी वजह से अब मैंने बताया था प्लस चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। पिछले वीडियो में उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी वो E2 प्लस क्यू की वजह से क्या होती है, E1 होती है, तो E1 हो गया इधर। ठीक, माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वो कितनी, E2, और माइनस है तो माइनस की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा भैया आपका E2। ठीक है, E1 इधर है, E2 यहां पर है, तो सिंपल सी बात है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब कौन किस में से माइनस होगा, ये हम थोड़ा यहाँ पे लॉजिक यूज करते हैं। देखो जरा, जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। आपको पता है जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। मतलब जिस यहां से देखिए, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस कौन ज्यादा है, सिंपल सी बात है ये ज्यादा है। अगर R ज्यादा होगा तो E कम हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा है, इसलिए माइनस क्यू का इफेक्ट इस पे कम होगा। ये पास में है तो प्लस क्यू का इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड यहां पे जनरेट हो रही है E1 वो ज्यादा होगा, और माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है E2 वो आपकी कम होगी। बस इतना निकालने के लिए हम बड़ा लॉजिकली सोचते हैं। अब जो नेट E निकलेगा भैया आपका, नेट E कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। बस ये वैल्यू उनको पता ही है, रख देते हैं वैल्यू, तो यहां हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, दोनों से कॉमन, Q भी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। बस हमको अब इसको सॉल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल और R प्लस एल, ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब a प्लस बी और a
माइनस बी, तो एक बार दोनों को हम ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो एल एल कट जाएगा, क्या बचेगा 2r, और जब एक बार माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2l। नीचे यहाँ पे हो सकता है थोड़ा आपको समझ में ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देना है, यही आ जाएगा। ठीक, अब देखो जरा इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 2 r इंटू 2l अपान एक क्यू भी तो था भैया हमारा, एक क्यू तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे हमारा क्यू भी तो था, अपान ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर है आपका 2। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब जरा देखिए यहां पर Q और 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, क्योंकि P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। देखो जरा यहां पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू 1/4 P इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा फिगर से देखो, r है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, और इतनी डिस्टेंस है l, तो ज्यादा कौन है, r ज्यादा है, सिंपल सी बात है r ज्यादा है। तो यहां पे कंडीशन लगा देंगे कि r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, तो हम क्या कर देंगे l को निग्लेक्ट कर देंगे, देन निग्लेक्टिंग स्मॉल l, तो यहां पे क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 2p अपान, ये हो जाएगा r की पावर 4, ये भी r था, ये हो जाएगा r की पावर 4, एक r से कट गया, ये बचा 3, तो भैया हम लोगों का जो नेट आंसर आ गया वो आ गया E इज इक्वल टू 1/4 2p अपान r क्यूब, ये आंसर आ गया। ठीक है, देख रहे हो डेरिवेशन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिगर से मैंने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक निकाला फिगर से, अब कैसे निकाले ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये लाइन बस समझनी रहती है कैसे लिखी जाती है, रटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं रट लेंगे, E1 माइनस E2 तो है, लेकिन देखिएगा कहां पे गलत होता है। अगर बाई चांस दिमाग से उतर गया कि प्लस क्यू को E1 से माइनस क्यू को E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां उल्टा कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया। तो हमको रटना नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है बस। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग का आंसर निकल आया E इज इक्वल टू 1/4 अपान r क्यूब। तो ये हमारा हुआ एक्सियल कंडीशन में डेरिवेशन। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आपको एक बार ना समझ में तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, मुझको गारंटी है दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, कि अब पॉइंट हमको यहां नहीं रखना है, अब हमको रखना है यहां पर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में, तो उस केस को क्या बोलेंगे वो हमको देखना है भैया। तो अब हम लोग अगला केस डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला केस में क्या क्या थोड़ा सा लॉजिकल फंसता है। तो अगले केस का नाम है भैया, उसके भी जैसे इसके 3 नाम हैं वैसे उसके भी 3 नाम हैं, इसको मिटा दें। तो नेक्स्ट केस हम लोगों का है फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेन लिख दो आप।
दूसरा है ब्रॉड ऑन साइड, ब्रॉड साइड या ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और एक और नाम है इसका ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, तो ये तीन नाम भैया, तीन नाम में से किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, इक्वेटोरियल प्लेन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन। तो इसका हम फिगर देख लेते हैं, ये उससे आसान है। तो सबसे पहले हम डायपोल बनाया, फिगर को अच्छा समझते चलेगा, ये माइनस ये प्लस और दो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई भैया वो 2l हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस डायपोल की वजह से हमको इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और ये जो पॉइंट है वो यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस से अलग अलग है। ठीक, हो रहा है सब वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब मैंने उसमें क्या कहा था, हमको ये डिस्टेंस नहीं, हमको तो ये मतलब है कि ये चार्जेस यहां से कितनी डिस्टेंस पर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया एक लाइन मैंने ये खींच दी और एक लाइन मैंने ये खींच दी। ठीक है, इसको मान लिया ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब ये डिस्टेंस निकाल लें। अब देखो जरा, ये मिड पे है तो ये भी भैया आपकी l हो गई और ये भी कितनी हो गई भैया आपकी l। तो हम इधर वाले में राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ये r है, ये l है, तो ये कितनी बची, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम इधर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, फिर वही मान लेते हैं कि माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो E2 और प्लस क्यू की वजह से जो जनरेट हो रही है वो E1। ये मैंने इसलिए क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही माना था, अलग अलग नहीं मानेंगे जिससे आपको एक ही चीज याद रखनी पड़े। ठीक, तो प्लस क्यू की वजह से E1, तो अब जरा हम E1 E2 निकाल लेते हैं। तो E1 यहां लिख देंगे ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसके क्वेश्चन फर्स्ट डाल दीजिए, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड तो बराबर आ गई, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या आ गया, E1 इज इक्वल टू E2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे थोड़ा सा रोक देते हैं क्योंकि इसके आगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे उसमें क्या था, उसमें तो माइनस कर दिए थे, इसमें क्या करेंगे अब वो देखना है। या डायरेक्शन बना लेते हैं, तो इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे जो फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ होती है और माइनस की वजह से अंदर की तरफ होती है। तो इसकी वजह से ये बाहर की तरफ हो गई, तो इसको हमने प्लस क्यू की वजह से E1 था तो इसको मैंने नाम दे दिया E1। इसकी वजह से अंदर की तरफ है तो मैं एक लाइन इधर की तरफ खींच दूंगा, ये, तो ये हो जाएगा आपका भैया E2। ठीक है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्या करना है, यहां पर हमको एक पैरेलल लाइन यहां पर मैंने खींच दी इस लाइन के पैरेलल में। अब देखिए ध्यान समझिएगा सब लोग, इस लाइन के पैरेलल में यहां पे एक लाइन खींच दी। अब देखो जरा, ये थीटा है तो ये भी भैया थीटा हो गया और ये आपका थीटा है तो इधर वाला भी एंगल थीटा हो गया। अब हमको करना क्या है, ये तो मैथ के रूल से हुआ भैया, अल्टरनेट एंगल वाले। अब यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर हमको E1 E2 को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इधर हम।
जैसे आपको पता है कि जैसे सही बनाए भैया, इस तरीके से अगर इस वेक्टर को हमको तोड़ना है, ए वेक्टर को, ये थीटा है तो ये हो जाता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्या हो जाता था ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता था ए साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसेस हमको यहां पर लगानी है। तो इसको तो भैया हमारा कुछ काम नहीं है, इसको तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको हटा देते हैं। अब देखो E1 की बात करते हैं। तो E1 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा भैया वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया E1 cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका E1 sin थीटा। ठीक है, कन्वर्जन आपको तोड़ना इसको तो अच्छे तरीके से आता है। अगर इसकी बात करते हैं तो E2 cos थीटा इधर हो जाएगा, और E2 sin थीटा आपका इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको ये थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। यहां पर आपको बस ध्यान देना है कि ए वेक्टर था हमारा, ये ए वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है, जिस भी एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होगा वो cos थीटा, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है, और वो हमेशा a cos थीटा लिखा जाता है। और दूसरी वाली साइड जो परपेंडिकुलर होती है a sin थीटा हो जाता है। बिल्कुल सेम यहां देख लो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा था, इसलिए इसको E1 cos थीटा रख दिया, और दूसरी मैंने ऊपर परपेंडिकुलर खींच दी तो ये हो गया E1 sin थीटा। इस वाले केस में देखते हैं तो ये E2 जो है वो इस वाली लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया E2 cos थीटा, ऑपोजिट वाली E2 sin थीटा। ठीक है, कोई लोग कहोगे सर क्या ये लाइन ऊपर ना खींच करके नीचे खींच सकते हैं क्या? मतलब अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए फिगर में, जैसे आपने कहा कि साहब हम, आपने ये लाइन फिगर में बनी थी और ये बना दिया E1, ये था थीटा, तो आपने ये कहा था कि जिस लाइन के साथ ये थीटा बना रहा होगा वो cos थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, तो मैंने इसको E1 cos थीटा रख दिया। दूसरी वाली लाइन में ऊपर ना खींच करके नीचे खींच दूं तो एक चीज ध्यान रखना भैया कि जिस भी वेक्टर को आप दो पार्ट में तोड़ रहे हो हॉरिजेंटल वर्टिकल में, वो हमेशा हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में रहता है। ठीक है, वो हमेशा हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में रहता है, इसलिए इसको हम नीचे नहीं बनाएंगे, इसको हमेशा ऊपर बनाते हैं, इसलिए तो बीच में आएगा। नीचे बना देंगे तो बाहर नहीं हो जाएगा ये। ठीक, तो आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो देखो मैंने इसको ऊपर बनाया तो ये बीच में हो गया, इसको नीचे बनाया तो भी ये बीच में हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना है, थीटा पहले से बराबर थे, E1 E2 तो यहां से बराबर हो गए, तो E2 sin थीटा E1 sin थीटा ये भी तो बराबर होंगे, ये भी तो बराबर होंगे। E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमको भैया इन पे ध्यान देना जरूरत ही नहीं है। हमको करना क्या है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट P पे जो फील्ड आपकी निकल के आएगी वो कौन दे रहा होगा, ये वाले दो कंपोनेंट दे रहे होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट अपना कोई रोल प्ले यहां पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमको अब यहां पर निकालना है नेट फील्ड, नेट फील्ड एट P कैसे होगा, तो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तभी तो हमने ऐड कर दिया इनको। तो अब E1 E2 बराबर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। लो भैया 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब भैया cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जरा, ये थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या था भैया, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसका अगर नामकरण करना चाहो तो P ये तो था ही, A यहां दे दो, B यहां दे दो, तो यहां लिख देंगे ट्रायंगल ABP। ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो भैया जरा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12, 2 को हमने इसके साथ लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अपॉन इसको क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हाफ यहां पर है और एक यहां पर है, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, Q इंटू 12, P लिखा हुआ है। अब यहां पे कंडीशन लगा दो, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L देन निग्लेक्टिंग स्मॉल l। भाई r इतना बड़ा है, l इतना छोटा है, तो r तो ज्यादा हो गया, l कम हो गया, तो निग्लेक्ट कर सकते हैं l को। तो अब क्या बचा यहां पर देखिएगा, इसको लिख सकते हैं P, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। L को निग्लेक्ट कर दिया तो क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यह हो गया भैया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये जो फील्ड आपकी आई है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ गई। ठीक, तो पूरा का पूरा फिगर डेरिवेशन आपके सामने है। ठीक है, हमको नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है। अगर दिक्कत आती है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। अगर आपका एक बार फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बिना कोई माइंड पे प्रेशर लिए हुए डेरिवेशन को आराम से कर सकते हो। बस है क्या, प्रैक्टिस चाहिए। एक बार वीडियो देखा, फिर एक बार अपने मन से फिगर बना लिया कॉपी में, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखा, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ली, बस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी दोनों की समरी ले लेते हैं, थोड़ा इन दोनों की समरी ले लेते हैं कि इस दोनों की समरी से हम लोग क्या, क्योंकि समरी से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं भैया, ये ध्यान रखना। देखो, अगर हम समरी की बात करते हैं तो एक्सियल कंडीशन में जो वैल्यू आ रही थी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल प्लेन में क्या आ रही थी भैया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये दुगुना है इससे। ठीक है, तो वो तो खैर अलग बात हो गई। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। जैसे इसका अगर फिगर की समरी देखें तो डाइपोल ये था, ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और चार्ज यहां पे रखा था बिल्कुल उसी की लाइन में। ठीक है, पॉइंट पी। अगर इस केस में बात करते हैं तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और चार्ज आपका कहीं यहां पे रखा था इस तरीके से। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो भैया यहां पर दोनों एक ही लाइन में है, मतलब इसी की सीध में ये है, तो थीटा कितना हो गया, 0, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस, मतलब इधर की ओर, और ये इधर ही पॉइंटर रखा है, तो एंगल कितना बन गया, 0। और इस केस में कितना बन गया आपका, 90 डिग्री। ठीक, मतलब अगर आपसे कहा जाता है कि जो पॉइंट है वो इस लाइन में है, थीटा या थीटा इज इक्वल टू 0 पे रखा है, तब तो हमको फॉर्मूला पता है। अगर कह दे थीटा इज इक्वल टू 90 या इक्वेटोरियल प्लेन वाला केस बोल दे क्वेश्चन में, तब भी हमको फॉर्मूला पता है। अगर वो कह दे कि भैया ये डाइपोल है और इस डाइपोल से ये जो पॉइंट P है
ये थीटा रखा है, ये जीरो नहीं है, ये कोई भी थीटा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, 90 है, हो सकता है 90 नहीं भी हो सकता है। तब क्या लगाओगे? 0 90 होता तो हम तो धड़ाक से आंसर लगा देते। अब जीरो नहीं है तो जनरल केस हो गया। अब कैसे करेंगे? करोगे भैया? अब हम बताने जा रहे हैं। तो इसका भैया जो जनरल फॉर्मूला होता है P/r³ √3 cos² θ+1। ये इसका होता है जनरल फॉर्मूला कि थीटा 0 90 के लिए तो ये है फॉर्मूले, वो भी यहीं से आते भी करके दिखाऊंगा। और किसी भी एंगल पर मतलब बोल दे कि ये 30 एंगल पे, तुरंत ये फॉर्मूला लगा दो। कोई भी एंगल हो, हम तुरंत का तुरंत फॉर्मूला वहां पर लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं जरा, अगर पहला केस, अगर यहां पर हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते तो देखते क्या ये वाला फॉर्मूला बनता है नहीं बनता। पुट करो भैया। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको ये 4 है, ठीक है। ये हो गया P/r³ cos को थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε02P अपन कितना हो गया? r³। ठीक, आंसर आ गया। तो यहां पर देख रहे हो कि वैल्यू जो है वो तुरंत सेम टू सेम है। अगर हम 90 को कहते हैं, जरा 90 देख लेते हैं। अगर हम यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 रख दें तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर बचा क्या? ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ एक बचा, तो इसका मतलब क्या बचा? तो E इक्वल टू 1/4πε0P/r³। आ गया आंसर। ठीक है, तो यहां पर भैया देखा कि ये जनरल केस हो गया और ये दोनों स्पेसिफाइड केस हो गए। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमको इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमको बस कभी कभी ये रिजल्ट की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये आपको ऐसे लिख दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो भैया उम्मीद करते हैं आज दोनों डेरिवेशन जो धांसू हैं उनको अपने हवा में उड़ा दिया होगा। हवा में उड़ाने का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, मतलब आपने उसकी बारीकी, एक छोटी छोटी बारीकी समझ ली होगी। और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि दोबारा इसमें कोई डाउट होने वाला है। तो आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो भैया और भी मिलती रहेंगी। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई आपसे पास से रुपया खत्म नहीं होना है। बस उससे क्या होता है कि मेरा मनोबल और बढ़ता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ही हम आज की इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट के लिए, डिस्कशन पॉइंट को लेकर के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप लोग अपना रिवीजन रखिए, अपने एम को पूरा करिए। इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।